हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब लाइव क्लासेस। करेंगे आज फोर्थ लेक्चर होगा और फोर्थ लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं टाइट्रेशन कर्व की। किसका टाइट्रेशन कर्व? तो न्यूट्रल एमाइनो एसिड, फॉर न्यूट्रल एमाइनो एसिड। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने टाइट्रेशन कर्व के डिफरेंट स्टेजेस को देखा फॉर द केस ऑफ न्यूट्रल एमाइनो एसिड। लाइक हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या लिया था यहाँ पर? ग्लाइसिन, न्यूट्रल एमाइनो एसिड का। तो आज हम लोग एक कर्व या ग्राफ पढ़ेंगे यहाँ पर, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं OH का कॉन्सेंट्रेशन और pH की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ कुछ आएगा इस तरीके का। यहाँ पर पहला स्टेज को हम लोग बोल रहे हैं, इसको डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ, ये स्टेजेस हम लोगों ने देखा हुआ है। फर्स्ट स्टेज को हम लोग बोल रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ टाइट्रेशन कर्व। सेकेंड स्टेज को हम लोग बोल रहे हैं PKA। थर्ड स्टेज को बोल रहे हैं PI वैल्यू, ये थर्ड स्टेज है। फोर्थ स्टेज को बोल रहे हैं PKB और फिफ्थ स्टेज को बोल रहे हैं एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व। यही 5 स्टेजेस हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट क्लास में देखा है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, 1 to 3 वीडियोस मैंने एमाइनो एसिड और टाइट्रेशन कर्व के ऊपर बनाया, वो देख सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ आई सिंबल में इस वीडियो के ऊपर भी आ रहा है, वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पर अब आ रहे हैं इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस के ऊपर कि देखिए यहाँ पर अगर मैं pH का OH का कॉन्सेंट्रेशन को देखूँ, खासकर स्टेज नंबर सेकेंड में, इस स्टेज के ऊपर बात कर रहा हूँ PK, तो दिस मच अमाउंट ऑफ OH हैज़ been added in the solution but the pH is constant. pH is not increasing. In the similar fashion, you can see in the case of PKB, we are adding this much amount of OH, still the pH is not increasing. It means pH is constant at two different stages, at PKA stage and PKB stage. That's why these two stages are known as buffering point or capacity. So we have understood that PKA and PKB can act as buffering capacity. ये buffering capacity की तरह act कर सकता है। ठीक है, now so maximum buffering कहाँ पर होगा? Maximum buffering will occur at PKA and PKB. Least buffering capacity will be at stage number 1, stage number 3rd and stage number 5th, which is starting of titration curve, PI value and end of titration curve, where slow adding or where a small amount of OH leads to huge change of pH. So here it is a least buffering capacity. Now moving to the titration curve फॉर नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। तो हम लोगों ने ये देख लिया, अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइट्रेशन कर्व फॉर नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। तो यहाँ पर हम लोग एस्पार्टेट का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, ये एस्पार्टेट का स्ट्रक्चर है। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था कि लो pH पर इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा। लो pH यानी pH 1 कर देते हैं, हाईली एसिडिक कंडीशन होगा। तो इस कंडीशन पे ये क्या होता है? NH2 प्लस चार्ज होते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इनके ऊपर इनका चार्ज क्या होगा? प्लस। तो नेट चार्ज इस पर क्या होते हैं? +1। जब आगे की तरफ जाएंगे और OH इस पर ऐड करेंगे, यानी अब हम लोग बेसिक डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं OH ऐड करने के बाद, तो इसका एक चेंजेस होता है और ये स्ट्रक्चर अब किस में कन्वर्ट करेगा? ये स्ट्रक्चर NH2 जस्ट लाइक ग्लाइसिन की तरह वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर COO माइनस CH2COH, यानी ये वाला C अल्फा से अटैच कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अपना प्रोटॉन लूज करेगा। तो यहाँ पर एक स्टेज आएगा PKA।
अब और हम लोगों ने इस पर OH ऐड किया, तो अब यहाँ पर इस वाले से प्रोटॉन रिलीज होगा, यानी अब जो नेक्स्ट स्टेज आएगा वो स्टेज आएगा CnH2 COO माइनस HCH2 COO माइनस। तो अब इस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, PKR। R इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये साइड चेन में हम लोग अमीनो एसिड को किससे दिखाते थे, R से, R सिंबल से। तो यहाँ पर जो ये वाला R है, मतलब यहाँ पर भी बफरिंग कैपेसिटी होगा, बट ड्यू टू दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप COO माइनस, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप साइड चेन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेज में बात करें तो अब और OH डालेंगे हम लोग, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पर ये दोनों प्रोटॉन लूज कर दिए, तो अब कौन लूज करेगा, एमाइन ग्रुप। तो अब ये एमाइन ग्रुप लूज करने वाला है, तो अब ये कन्वर्ट होगा NH2 COO माइनस HCH2 COO माइनस। तो यहाँ पर इस वाले स्टेज को हम लोग बोलते हैं PKB। और अब यहाँ पर और ये वाला बताने की ज़रूरत नहीं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि PKB मतलब है कि यहाँ पे 50-50% NH2 और NH3 वाला, या NH2 और न्यूट्रल और NH2 प्लस वाला 50-50% रहेगा दोनों, तो इसको हम लोग बोलेंगे PKB। और अब लास्ट स्टेज आ रहा है जहाँ पर 100% ये NH2 इस फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा। दिस इज एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व। तो यहाँ पर पहला स्टेज शुरू हुआ स्टार्टिंग ऑफ टाइट्रेशन कर्व, दूसरा हुआ PKA, तीसरा आएगा PKR, और चौथा आ रहा है यहाँ पे PKB, पांचवा आएगा एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे PI वैल्यू कहाँ पर लाई करेगा, तो PI वैल्यू PKA और PKR का जब एवरेज करेंगे, यानी यहाँ पर देखिए ये वाला हम लोग PI के ऊपर क्या बोल रहे थे कि PI इज दैट पर्टिकुलर कंडीशन एट विच नेट चार्ज इज जीरो। तो जहाँ पर +1 और -1 जीरो इक्वल हो जाए, तो +1 तो यहाँ चार्ज रहेगा, -1 इसके और इसके क्या हो रहा है, दोनों के कॉम्बिनेशन से आएगा। जैसे हो सकता है माइनस चार्ज ये 90% कॉन्ट्रीब्यूट करे और रिमेनिंग माइनस चार्ज 10% कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर दे, ये वाला। ठीक है, दोनों का जब ऐड कर देंगे तो 100% होगा, वो 100% होगा क्या, -1 जो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसीलिए ये वाला PI वैल्यू कहाँ पर आएगा, PI वैल्यू हमेशा इन दोनों स्टेज के बीच में आएगा। किसके बीच में, PKA एंड PKR के बीच में। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला लिखेंगे, स्टेजेस समझ लिया हम लोगों ने। अब जो फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं वो फॉर्मूला लिखेंगे PI इज इक्वल टू 4, किसके लिए, नेगेटिव चार्ज। उसके लिए क्या लिखेंगे, एवरेज ऑफ PKA प्लस PKR डिवाइड बाई 2 फॉर एसिडिक अमाइनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल याद करने का तरीका है कि एसिडिक अमाइनो एसिड में एसिड कंट्रीब्यूट करेगा, इसको ले लेंगे, और दूसरा एसिड फंक्शनल ग्रुप कहाँ, R में, तो R को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे PKB को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज का हो गया, हम लोग ने देखा। ग्लूटामेट का भी इसी तरीके से होगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी एक इंक्रीज कर रही है क्योंकि यहाँ पर PKR का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। तो स्टेज टाइट्रेशन कर्व का देख लेते हैं। टाइट्रेशन कर्व का जो ग्राफ होगा यहाँ पर, वो अब एक और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेगा कि यहाँ पर PKR भी आ जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ का ड्रॉ हम लोग। कुछ इस तरीके से होगा, इस तरफ में OH का कॉन्सेंट्रेशन, इस तरफ में pH का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3 और स्टेज नंबर 4। चलिए इसको इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली मैं नाम ही लिख देता हूँ। स्टार्टिंग ऑफ टाइट्रेशन कर्व, फिर PKA, फिर उसके बाद में PKR, उसके बाद में PKB और एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व। और PI
इन दोनों के बीच में आएगा। तो इसको इस तरीके से फिर अब स्टेज दे देते हैं कि अब स्टेज दे देते हैं, इसको हम लोग थर्ड कहेंगे, इसको फोर्थ कहेंगे, इसको फिफ्थ कहेंगे और इसको सिक्स्थ कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया PKR का। अब आ रहे हैं हम लोग टाइट्रेशन कर्व फॉर पॉजिटिव चार्ज एमाइनो एसिड, जो यहाँ पर लाइसिन के लिए हो सकता है, अर्जिनिन के लिए हो सकता है या फिर हिस्टीडीन के लिए। तो ये K के लिए हो सकता है, R के लिए हो सकता है या फिर H के लिए, इनके किसी के लिए भी ले लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ COOH NH2 पॉजिटिव चार्ज, H CH2 4 टाइम NH2, ठीक है, NH2 पे प्लस चार्ज। तो अगर NH2 पर प्लस चार्ज होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, NH3। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि ये क्या है, किसका स्ट्रक्चर, लाइसिन का। लाइसिन का यहाँ पर pH एसिडिक कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन पे इस पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, +2, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। अब जब हम लोग इस पर OH यानी बेस ऐड करेंगे तो ये कहाँ से लूज़ करेगा प्रोटॉन, ये यहाँ से लूज़ करेगा। तो एक स्टेज तो वही वाला आएगा जहाँ पर ये 50-50% हो जाए इक्विलिब्रियम पे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, PKA। तो PKA एक स्टेज आएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज आएगा, ये -1 हो जाएगा आगे चलेंगे तो, और यहाँ पर इन दोनों में से अब प्रोटॉन लूज करेगा। तो प्रोटॉन अब इन दोनों में से कौन लूज करेगा, बेस। तो कलर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ से NH2 ये लूज करेगा और यहाँ पर NH3+ ये रहेगा। तो ये अपना प्रोटॉन लूज किया। तो इस कंडीशन में एक क्या हो गया, ये PKB वाला कंडीशन आया। 50% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, 50% इस तरीके से रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा, कौन सा, नेक्स्ट स्टेज में आएगा ये NH2 ऑलरेडी हो चुका है, ये नेगेटिव चार्ज, इस तरफ H CH2 4 टाइम। अब ये वाला NH2 अपना प्रोटॉन रिलीज़ करेगा, और जब रिलीज़ करेगा तो ये 50% वाला स्टेज आएगा। तो यहाँ पर आएगा PKR, और लास्ट स्टेज में हम लोग कहेंगे जहाँ पर ये 100% रिलीज़ कर देगा, तो यहाँ पर एक स्टेज आएगा एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व, ये वाला 100% हो जाएगा, एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व। तो यहाँ पर स्टेजेस कैसे होगा, स्टार्टिंग ऑफ टाइट्रेशन कर्व, देन PKA, देन PKB, देन PKR, देन एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, PI वैल्यू, ठीक है। इन दोनों का एवरेज हम लोग ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नेट चार्ज इन दोनों का कंट्रीब्यूशन करके हम लोग क्या बनाना है, +1। तो कुछ प्रोटॉन इससे रिलीज़ करेगा, कुछ प्रोटॉन इससे रिलीज़ करेगा, ताकि डिक्रीज़ करके इसकी वैल्यू क्या आ जाए, नेट +1, जो इस -1 वाले को यहाँ पर क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पर न्यूट्रल चार्ज के लिए ये तो देख लिया। यहाँ पर अब हम लोग PI की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव एमाइनो एसिड के लिए या बेस के लिए क्या फॉर्मूला लेंगे, PKB + PKR / 2, ठीक है। एवरेज पॉजिटिव चार्ज है या बेसिक एमाइनो एसिड है, तो हम लोग एक बेस को कंसिडर करेंगे और दूसरा बेस कहाँ पे प्रेजेंट है, साइड चेन में, तो उन दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो हम लोग ने 3 फार्मूला यहाँ पर देखा। एक देखा PI के लिए न्यूट्रल के लिए,
एक देखा पी आई फॉर पॉजिटिव चार्ज और एक देखा पी आई फॉर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर पी के ए प्लस पी के बी का एवरेज लेंगे, यहाँ पर पी के ए प्लस पी के आर का एवरेज लेंगे, इस वाले में पी के ए प्लस पी के बी प्लस पी के आर का एवरेज लेंगे। ठीक है, तो ये बस 3 फार्मूला याद रखिएगा, पी आई की कॉन्सेप्ट इसी से बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग ने टाइट्रेशन कब देखा, ग्राफ में भी उसी तरीके से देख लेंगे। ग्राफ क्विकली देख लेते हैं इसका कैसा होगा ग्राफ। तो यहाँ पर भी 6 स्टेजेस आएंगे स्टार्टिंग ऑफ टाइट्रेशन कर्व, उसके बाद पी के ए, फिर पी के बी, फिर पी के आर और एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व। तो स्टेज नंबर पहला लिख लेता हूँ यहाँ पर, स्टार्टिंग ऑफ टाइट्रेशन कर्व, पी के ए, देन पी के बी, देन पी के आर, और इसको थोड़ा सा और मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, तो यहाँ पर आएगा एंड ऑफ टाइट्रेशन कर्व। ठीक है, और पी आई की वैल्यू कहाँ पर आएगी, पी आई की वैल्यू आएगी पी के आर और पी के बी के बीच में, पी आई वैल्यू। ठीक है, तो ग्राफ देख के आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का है या नेगेटिव चार्ज का या न्यूट्रल का। अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग अमीनो एसिड के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है पेप्टाइड के बारे में। तो अमीनो एसिड कंबाइन टू फॉर्म पेप्टाइड। नाउ दिस कैन बी डाइपेप्टाइड, it could be tripeptide, और सिमिलर वे इंक्रीज करते चले जाए तो इट कुड बी ओलिगोपेप्टाइड, और फर्दर इंक्रीज करें तो इसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड तो डाइपेप्टाइड में 2 अमीनो एसिड होगा, यहाँ पर 3 अमीनो एसिड होगा। ओलिगोपेप्टाइड में ऑलमोस्ट 9 से लेकर 100 अमीनो एसिड तक होते हैं, और पॉलीपेप्टाइड में मोर देन 1000 अमीनो एसिड होते हैं। मॉलिकुलर वेट 10,000 के डाल्टन यानी 10 kDa के ऊपर। यहाँ पर जो 2 अमीनो एसिड आपस में अटैच होते हैं, सपोज ये एक अमीनो एसिड है और दूसरा अमीनो एसिड ये है, दोनों जो इंटरेक्ट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म करता है कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन है। ठीक है, और इसी को तीसरा नाम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो ये 3 तरीके का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जानता है। और यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो बेसिकली एमाइड लिंकेज होते हैं, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, एमाइड लिंकेज। तो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे ये डिहाइड्रेशन करके फॉर्म करता है। तो सपोज़ यहाँ पर एक मैंने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, NH2CHR C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा अमीनो एसिड का मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसको R1 कर देते हैं। यहाँ पर NHCHR2C डबल OOH, ये दूसरा अमीनो एसिड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर OH और ये OH और ये H आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म कर लेंगे, वाटर। तो रिमेनिंग यहाँ पर क्या बन जाएगा, NH2CHR1C डबल बॉन्ड, और उसके बाकी इस तरफ वाला क्या, NHCHR2C डबल OH। तो इस वाले लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और यही क्या है, एमाइड लिंकेज। ठीक है, तो ये यहाँ से वाटर का लॉस हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस। इसको कंडेंसेशन प्रोसेस भी बोलते हैं क्योंकि कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन, पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है,
अब यहाँ पे देखिए एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं एन टर्मिनस, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एन टर्मिनस से एमाइन ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहाँ पर हो रहा है, सी टर्मिनस। तो कार्बोक्सिलिक एंड को हम लोग बोलते हैं सी टर्मिनस और एंड। तो एन और सी हमेशा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है किसी भी पॉलीपेप्टाइड या ओलिगोपेप्टाइड या पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड का। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि कैसे फॉर्म करता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटीन के बारे में। तो पॉलीपेप्टाइड को हम लोग सिनोनिम्स, यानी इसको समटाइम हम लोग ये प्रोटीन कहते हैं क्योंकि ये पॉलीमर है। लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड linked with the peptide bond is known as polypeptide और प्रोटीन। यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और कि इसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू n-1 वेयर n इज नंबर ऑफ एमाइनो एसिड। ये एक आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 100 एमाइनो एसिड, तो उसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 99, विच इज 100-1। तो इस फार्मूला पर पुट करके हम लोग नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोटीन कैन बी मोनोमेरिक और इट इज मल्टी सब यूनिट। इट कुड बी मल्टी सब यूनिट। तो मोनोमेरिक का मतलब इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सब यूनिट। जैसे एग्जाम्पल साइटोक्रोम सी, ठीक है, या फिर लाइसोजाइम, RNAs. So these are the single subunit protein. But if you are going to talk about multimeric, तो मल्टीमेरिक में यहाँ पर दो तरीके से आते हैं। या तो हो सकता है वो चेन हो या फिर वो सब यूनिट हो, यानी मोर देन वन सब यूनिट के हों। जैसे एक यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और ये इंटरेक्ट कर रहा है दूसरे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से विथ वीक इंट्रैक्शंस, तो इसको हम लोग इंडिविजुअल को सब यूनिट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो यहाँ पर सब यूनिट है क्योंकि ये इंट्रैक्शन अल्फा बीटा का या अल्फा या बीटा बीटा का वीक इंट्रैक्शंस के साथ हो रहा है, तो इसको हम लोग सब यूनिट बोलेंगे। चेन कब बोलते हैं, जब दो सब यूनिट आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं विथ कोवलेंट लिंकेज, यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये डाइसल्फाइड कोवलेंट बॉन्ड है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन, जहाँ पर अल्फा और बीटा हम लोग सब यूनिट नहीं कहेंगे, वहाँ पर हम लोग चेन कहते हैं क्योंकि ये डाइसल्फाइड लिंकेज से, कोवलेंट लिंकेज से। तो मल्टी सब यूनिट के बारे में समझ में आ गया। मल्टी सब यूनिट हमेशा मल्टीमेरिक मतलब मोर देन वन सब यूनिट के बने होंगे, मोनोमेरिक सिंगल सब यूनिट के बने होंगे, ठीक है। इसके साथ में प्रोटीन सम टाइम हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कैन फंक्शन एलोन। ये किसी की ज़रूरत नहीं, खुद भी अकेले फंक्शनल होते हैं, या सम टाइम इनको किसी के साथ की ज़रूरत होती है, लाइक कोफैक्टर या कोएंजाइम। इस टाइम पे इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन, ठीक है, या फिर इसी को होलो एंजाइम भी बोलते हैं। होलो एंजाइम मतलब यह कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट तभी होंगे जब इनके साथ में कोई कोफैक्टर या कोएंजाइम आएगा। तो कोफैक्टर हमेशा मेटल आयन मोस्टली रहते हैं, मेटल आयंस, और ये वीकली एसोसिएट होते हैं, वीकली एसोसिएटेड मेटल आयन कोफैक्टर। यहाँ पर कोएंजाइम मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो कोवलेंटली एसोसिएट होता है। तो कोएंजाइम हमेशा कोवलेंटली एसोसिएट होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे ले ले, तो हीम कोवलेंटली एसोसिएट है किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में, तो वो नहीं निकलता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि मैग्नीशियम आयन का जो है रोल,
ठीक है, किस में, डीएनए पॉलीमरेज में। तो ये कोफैक्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि ये मैग्नीशियम आयन हम लोग डालते हैं बाहर से, ये इनके साथ एसोसिएट टेम्पोरली होते हैं वीक इंट्रैक्शंस के साथ, और इनको प्रमोट कराते हैं, इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कराते हैं। लेकिन हीम ऑलरेडी परमानेंटली एसोसिएट होता है ग्लोबिन के साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में। ठीक है, तो ये दो चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। आज के क्लास बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जहाँ पर हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन को समझेंगे। चलिए, तो आज की क्लास यहीं